Good morning to all of you. Today we will start a new chapter number 6, secondary activities. As you all know, secondary activities. Last chapter में हमने पढ़ा था primary activities. Primary activities totally related to the natural things, just like agriculture, mining activities, forestry. Secondary activities are those activities which convert primary product into more useful commodities. यानी कि जो भी हमें प्राइमरी एक्टिविटीज से जो भी हमारे को प्रोडक्ट मिलता है उसको एक यूज़फुल कमोडिटी में कन्वर्ट करना, जो भी ये काम करता है उसे हम सेकेंडरी एक्टिविटीज़ में इंक्लूड करते हैं. अब नॉर्मली वर्ड आता है इंडस्ट्री, विच कन्वर्ट रॉ मटेरियल इनटू ए यूज़फुल थिंग. अब यहाँ पर आपको दो टर्म मिलेंगी. फर्स्ट इंडस्ट्री and second manufacturing. The term industry is useful to describe those activities which are concerned with processing, fabricating and manufacturing of primary product obtained from agriculture, forestry, fishing, mining. यानी इंडस्ट्री वो जो प्राइमरी एग्रीकल्चर से, माइनिंग से, फॉरेस्ट्री से जो भी चीज़ें हमारे को मिल रही है उससे वर्क कर रही हैं. ठीक है, नॉर्मल चीज़ें तैयार कर रही हैं. इट्स कॉल्ड ए इंडस्ट्री. बट एक नेक्स्ट है मैन्युफैक्चरिंग, यानी कि जो उसी प्राइमरी एक्टिविटी से जो भी प्रोडक्ट हमें मिल रहा है उसको एक वैल्यूएबल थिंग्स में कन्वर्ट करना. इट्स ए मैन्युफैक्चरिंग. द कन्वर्जन ऑफ रॉ मटेरियल इनटू मोर यूजफुल एंड valuable fabricated articles with the help of machines is called manufacturing. नॉर्मली हम आप समझने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं कि इंडस्ट्री में नॉर्मल मशीन्स का यूज़ होता है, मैन्युफैक्चरिंग में लार्ज मशीन्स का यूज़ होता है. इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा हो जाती है कंपेयर टू इंडस्ट्री जो प्रोडक्ट तैयार करती है. ऐसे देखें तो हमें आपकी टूरिज़्म इंडस्ट्री है, ठीक है, जो नेचुरल थिंग्स हैं उसको डेवलप करके हम वहाँ पे टूरिस्ट को अट्रैक्ट करते हैं. स्टील इंडस्ट्री है, फिशिंग इंडस्ट्री है. नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका इस चैप्टर के अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडर्न लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़. यानी कि जो मैन्युफैक्चर होता है लार्ज स्केल के ऊपर उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं. इंडस्ट्री में स्मॉल स्केल के में कोई भी चीज़ तैयार की जाती है, मैन्युफैक्चर की जाती है. एक मैन्युफैक्चर होता है जो लार्ज स्केल के ऊपर चीज़ें तैयार की जाती हैं. क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. फर्स्ट पॉइंट है इसका स्पेशलाइजेशन ऑफ स्किल्स या मेथड ऑफ प्रोडक्शन. देखिए नॉर्मल इंडस्ट्री में हम क्या होता है कि कोई भी काम, एक लेबर हमारे पास है, उससे हमने एक तरह का काम करवा लिया, फिर दूसरी तरह का भी उसी से काम करवा लिया, थर्ड उसी से काम करा लिया अगर हमारे पास लेबर अवेलेबल नहीं है. बट लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ में क्या होगा कि स्टैंडर्डाइज पार्ट ऑफ ईच वर्कर परफॉर्मिंग ओनली वन टास्क रिपीटेडली. ये लाइन मेन है इसमें, ईच वर्कर परफॉर्मिंग ओनली वन टास्क रिपीटेडली. यानी कि जिसके पास, जिस लेबर के पास जो स्किल है उसको वही वर्क दिया जाता है और वो बार बार डेली उसका काम है केवल वो एक ही तरह का काम करना, जिससे वो उसके अंदर परफेक्शन आ जाती है और प्रोडक्शन जो है लार्ज स्केल पर होता है. उसमें किसी भी तरह की कोई मिस्टेक की पॉसिबिलिटी नहीं होती है. यह है स्पेशलाइजेशन ऑफ स्किल्स. स्किल्स के अकॉर्डिंग वर्क डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है. सेकंड पॉइंट है मैकेनिज़्म. लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ के अंदर मशीनों का यूज़ मैक्सिमम किया जाता है. मैक्सिमम वर्क मशीनों से ही किया जाता है. Mechanism involves making large scale use of machines in place of human hand to employ tasks of manufacturing goods. हाथ से काम ना करके मशीनों से काम लिया जाता है. इट इज़ ए मैकेनाइजेशन. थर्ड आ जाता है टेक्निकल इनोवेशन. टाइम टू टाइम अगर मशीनें पुरानी हो चुकी है, मेथड पुराना हो चुका है, तो नए मेथड्स को, नई टेक्निक को इंट्रोड्यूस करवाना, डेवलपमेंट करना. फॉर एग्ज़ाम्पल हमारी कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, अगर हम कपड़ा उससे तैयार कर रहे हैं, ठीक है, वर्ल्ड मार्केट में हम पीछे रह रहे हैं,
तो हमें क्या करना पड़ेगा, नई मशीन्स को इनोवेशन करना पड़ेगा, नई मशीनें लेकर आनी पड़ेंगी, तब उससे हमारा काम इजी हो जाएगा और फिनिशिंग क्वालिटी बहुत अच्छी आएगी। इसके अंदर एक चीज़ का और ध्यान रखा जाता है, मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग फॉर क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी बेस्ट आती है। एलिमिनेटिंग वेस्ट, या तो वेस्ट कम होता है या उसको साथ साथ एलिमिनेट भी कर देते हैं ताकि पोल्यूशन ना हो। इनएफिशिएंसी एंड कॉम्बैटिंग पोल्यूशन, अलग से भी क्वेश्चन आ जाता है टेक्निकल इनोवेशन का 3 मार्क्स का, तो ये पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। क्वालिटी कंट्रोल, एलिमिनेटिंग वेस्ट, इनएफिशिएंसी एंड कॉम्बैटिंग पोल्यूशन, पोल्यूशन भी कम से कम हो, ये लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ का मोटो होता है। नेक्स्ट 4 पॉइंट आता है आपका यहाँ पर, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एंड स्ट्राटिफिकेशन। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कंसिस्ट 5 पॉइंट्स। फर्स्ट वन इज़ ए कॉम्प्लेक्स मशीन टेक्नोलॉजी, डिफरेंट टाइप की बड़ी बड़ी मशीनों का यूज़ इसके अंदर किया जाता है। एक्सट्रीम स्पेशलाइजेशन एंड डिवीजन ऑफ लेबर फॉर प्रोडक्शन एंड मोर गुड्स विद लेस एफर्ट एंड लो कॉस्ट। यहाँ लेबर का डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से किया जाता है कि एफर्ट भी कम हो, कॉस्ट भी कम आए, बट प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाए। इसके अंदर वास्ट कैपिटल का यूज़ होता है। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ के अंदर पैसा बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट होता है। ऑर्गेनाइजेशन बहुत बड़ा होता है, स्टेप डिवाइड, मैनेजमेंट अलग होता है, सुपरविजन वाला अलग होता है, लेबर वाला वर्क अलग होता है, ट्रांसपोर्टेशन का डिपार्टमेंट, हर चीज़ की कैटेगराइज इसके अंदर की जाती है। 5th एग्जीक्यूटिव ब्यूरोक्रेसी, साथ साथ ध्यान रखा जाता है कि जो चीज़ कर रहे हैं, जो काम जिनसे करवा रहे हैं, क्या सभी लोग अपना काम सही ढंग से कर रहे हैं या नहीं कर रहे, वेरी इंपॉर्टेंट। 5th पॉइंट आता है अनइवन जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन, कि इंडस्ट्री को, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को आपने कहाँ एस्टेब्लिश किया गया है, अकॉर्डिंग टू द, फॉर एग्जांपल आपने अगर उसको हिल एरिया में लगाया है या प्लेन एरिया में लगाया है, प्लेटू एरिया में लगाया है, तो यह अनइवन जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन, हमारे इंडिया के अंदर अनइवन जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन है। तो इंडस्ट्री को सेटअप कहाँ करना है, ये मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन अनइवन होते हुए भी हमने अपनी इंडस्ट्रीज़ को वहाँ पर सेटअप करना है अकॉर्डिंग टू देयर क्लाइमेट और लैंड एरिया। तो आपका यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन बनता है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडर्न लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, स्पेशलाइजेशन ऑफ स्किल्स के अकॉर्डिंग वर्क डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। मैक्सिमम काम हाथ की बजाय मशीनों से किया जाता है। टेक्निकल इनोवेशन, टाइम टू टाइम नई टेक्निक मेथड का यूज़, मशीनों का यूज़ किया जाता है जिससे क्वालिटी बहुत अच्छी आती है। वेस्ट, एलिमिनेट वेस्ट, इनएफिशिएंसी एंड कॉम्बैटिंग पोल्यूशन। और 4th पॉइंट आपका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, कैपिटल बहुत ज़्यादा लगती है, ऑर्गेनाइजेशन बहुत बड़ा होता है, लेस एफर्ट होता है, लो कॉस्ट होती है, सारा काम मशीनों से किया जाता है। और लास्ट, आपने अपनी इंडस्ट्री को सेटअप कहाँ पर किया है। अभी हम इंडस्ट्री की, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ की बात कर रहे हैं, तो अभी हाँ इसी पॉइंट जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड नेक्स्ट पॉइंट है लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री, कि इंडस्ट्री आपकी लोकेट कहाँ करेंगे। अगर आप पल बड़े होकर अगर आप इंडस्ट्री सेटअप करें, लगाएं, तो उनमें किन किन बातों का ध्यान रखेंगे। द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री एट अ पर्टिकुलर प्लेस इज़ गवर्न्ड बाय अ लार्ज नंबर ऑफ जोग्राफिकल एंड नॉन जोग्राफिकल फैक्टर। यहाँ पे 2 तरह के फैक्टर काम करेंगे, एक आपका आएगा जोग्राफिकल, दूसरा आपका आएगा नॉन जोग्राफिकल फैक्टर्स। पहले हम डिस्कस करते हैं जोग्राफिकल फैक्टर्स। आपने इंडस्ट्री जहाँ पर अपनी प्लेस की है उसका डिस्टेंस कितना है। डिस्टेंस किसी भी सेंस में हो सकता है कि कहाँ से, जैसे वाटर सप्लाई कितनी दूर से आ रही है, लेबर कितनी दूर से आ रही है, मार्केट कितनी दूर है, ये सारे फैक्टर डिस्टेंस के अंदर आ जाएंगे, जोग्राफिकल फैक्टर है। आप इंडस्ट्री इतनी दूर भी सेटअप ना कर दे कि आपको हर चीज़ मंगाने की जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा हो जाए। सेकंड, रॉ मटेरियल, आपको उस प्लेस के ऊपर ईजिली रॉ मटेरियल मिल जाए। आप भी अपने इंडिया के अंदर आप इंडस्ट्रीज़ की बात करें तो मेन जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो लोकेट करती है छोटा नागपुर प्लेटू के पास, क्योंकि वहाँ पे रॉ मटेरियल ईजिली मिल जाता है, खासकर आपकी आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज़। रॉ मटेरियल से रिलेटेड बात करें, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात करें तो आपकी मेनली लोकेटेड है गुजरात और महाराष्ट्र के अंदर, क्योंकि यहाँ पर कॉटन जो रॉ मटेरियल वो ईजिली अवेलेबल हो जाता है। जूट इंडस्ट्री की बात करें तो आपकी लोकेट है कोलकाता के अंदर, क्योंकि वहाँ पर जूट जो रॉ मटेरियल वो आपको ईजिली मिल जाता है।
वूलन इंडस्ट्री की बात करें तो आपके हिल एरिया के अंदर जहाँ से वूल जो भेड़ हैं उनसे आसानी से मिल जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है एनर्जी सोर्सेज। एनर्जी की हम बात करते हैं जिससे इंडस्ट्री को रन करना है, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी हो गई, चाहे वो कोल हो गया, चाहे वो पेट्रोलियम हो गया, वो एनर्जी सोर्स आपको इजीली अवेलेबल हो जाए। कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी हो गया, नेचुरल गैस हो गया एंड न्यूक्लियर एनर्जी। किससे आप अपना काम कर रहे हैं, कौन सा एनर्जी सोर्स आप अपनी इंडस्ट्रीज़ को के लिए कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री यूज़ कोल एज सोर्स ऑफ एनर्जी एंड टेंड टू बी लोकेटेड नियर द कोल माइंस। ये कोल माइंस के रिलेटेड है क्योंकि कोल यहाँ किसके लिए एनर्जी सोर्स है। पानीपत थर्मल पावर प्लांट है आपका, ये पानीपत के अंदर लोकेट करता है, लेकिन ये आपका गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर आता है और इसके लिए जो यहाँ इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है वो कोल से की जाती है। तो कोल रॉ मटेरियल भी हो गया और एनर्जी सोर्स भी हो गया। तो ये आपका आता कहाँ से, सारा छोटा नागपुर प्लेटू से आता है। लेकिन इस ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस को सहन कौन कर रहा है, बेयर कौन कर रहा है, गवर्नमेंट कर रही है, इसलिए ये पॉसिबल है। अगर ये प्राइवेट सेक्टर में होता तो ये यहाँ पर पॉसिबल नहीं है क्योंकि रेलवे का मेनली यूज़ किया जाता है कोल को ट्रांसपोर्ट करने के लिए छोटा नागपुर टू पानीपत। नेक्स्ट है वाटर। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, किसी भी चीज़ को बनाने के लिए वाटर हमारा सबसे एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। तो इंडस्ट्री वहाँ पर भी लोकेट होगी जहाँ इजीली आपको वाटर अवेलेबल हो जाए। आप नॉर्मली देखें जितनी भी इंडस्ट्रीज सेटअप हैं सारी की सारी आपको नियर द रिवर्स के मिलेंगी। गंगा के अलॉन्ग द बैंक ऑफ गंगा अप्रोक्सीमेटली मैक्सिमम जो लेदर इंडस्ट्री है वहीं पर सेटअप है क्योंकि इसके लिए फ्रेश वाटर की नीड है। सभी इंडस्ट्रीज़ के लिए फ्रेश वाटर की नीड है, तो मैक्सिमम इंडस्ट्री वहाँ सेटअप होती है जहाँ से उनको फ्रेश वाटर ईजिली अवेलेबल हो जाए। नेक्स्ट आता है एसेस टू लेबर मार्केट। लेबर मार्केट भी यानी कि लेबर आपको ईजिली अवेलेबल हो जाए। अगर आपको दूर से आपके लेबर आ रहे हैं तो आपसे वो वेजेस ज़्यादा लेंगे, कम लेबर होगी तो आप बहुत ज़्यादा वेजेस पे करके तब अपनी इंडस्ट्रीज़ के अंदर लेबर की रिक्वायरमेंट फुलफ़िल करनी होगी। तो मेनली आप छोटा नागपुर प्लेटू बिहार उड़ीसा छत्तीसगढ़ की बात करें तो यहाँ पर लेबर ईजिली अवेलेबल हो जाती है। लेबर बहुत ज़्यादा है, अपने हरियाणा पंजाब के अंदर भी, दिल्ली के अंदर भी लेबर कहाँ से आ रही है, लेबर सारी बिहार से आ रही है, उड़ीसा से आ रही है, छत्तीसगढ़ से आ रही है। तो इन एरियाज़ के अंदर लेबर बहुत ज़्यादा है। नॉर्मली हम देखें अपने एग्रीकल्चर के अंदर भी, राइस के टाइम पीरियड में भी, वीट के टाइम पीरियड में भी लेबर सारी हमारी इन एरिया से आती हैं। तो ये जोग्राफिकल फैक्टर हैं कुछ। एसेस टू लेबर मार्केट, जहाँ लेबर इजली अवेलेबल हो जाए वहाँ पे इंडस्ट्री सेटअप होगी, जहाँ वाटर इजली अवेलेबल हो जाए वहाँ पर इंडस्ट्री सेटअप होगी, जहाँ आपको एनर्जी सोर्स इजली अवेलेबल हो जाए वहाँ इंडस्ट्री सेटअप होगी, और रॉ मटेरियल आपको इजली अवेलेबल हो जाए, और ज़्यादा इन सभी चीज़ों का डिस्टेंस ज़्यादा नहीं होना चाहिए, वहाँ पर हम अपनी इंडस्ट्रीज़ को सेटअप करेंगे। नेक्स्ट आती है नॉन जोग्राफिकल फैक्टर्स। गुड मैनेजमेंट होना चाहिए। अगर इंडस्ट्री आपने मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री स्टार्ट करती है तो उसका मैनेजमेंट बहुत अच्छा होना चाहिए। मैनेजमेंट सही ढंग से वर्क करेगा तभी प्रोडक्शन ज़्यादा हो पाएगा। कैपिटल, अब इंडस्ट्री लगाने के लिए कैपिटल तो मस्ट है, लेबर भी के लिए भी कैपिटल चाहिएगी, इक्विपमेंट्स मशीन खरीदनी है तो भी कैपिटल चाहिएगी, ठीक है, वाटर लेना है तो भी कैपिटल चाहिएगी, एनर्जी सोर्स परचेज करना है तो भी कैपिटल चाहिए। तो लार्ज स्केल पर आपको कैपिटल आपके पास होनी चाहिए। गवर्नमेंट पॉलिसीज़, जिस स्टेट के अंदर आपने इंडस्ट्री सेटअप की है वहाँ की गवर्नमेंट पॉलिसीज़ फेवरेबल होनी चाहिए इंडस्ट्रीज़ की। अभी लास्ट टाइम देखा था दिल्ली से मैक्सिमम इंडस्ट्रीज़ को वहाँ से बाहर निकाल दिया गया था। क्यों? पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा हो रहा था। इससे बहुत इंडस्ट्री को बहुत ज़्यादा लॉस होता है। तो बिहार उड़ीसा छत्तीसगढ़ की हम फिर बात करते तो मैक्सिमम इंडस्ट्रीज़ वहीं पर सेटअप है। जो पिछले जोग्राफिकल फैक्टर हैं वो भी उसको इफेक्ट कर रहे हैं, और वहाँ की गवर्नमेंट पॉलिसी भी फेवर में है क्योंकि वहाँ पर एग्रीकल्चर नहीं होता, वहाँ पर केवल इंडस्ट्रीज़ ही हैं, ठीक है। अपने यहाँ पर हम हरियाणा के पंजाब के अंदर बात करते हैं तो यहाँ प्राइमरी एक्टिविटी एग्रीकल्चर बहुत लार्ज स्केल पर हो रही है। तो हरियाणा और पंजाब की जो पॉलिसीज़ है वो एग्रीकल्चर के फेवर में है। बिहार छत्तीसगढ़ उड़ीसा की जो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ हैं वो इन द फेवर ऑफ है इंडस्ट्रीज़। एनवायरनमेंट किस तरह का? एनवायरनमेंट
बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री, इंडस्ट्रीज डू नॉट ग्रो इन अनफेवरेबल एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट उनके फेवर में होना चाहिए, ठीक है। इस पॉइंट को आप रहने देना। तो ये नॉन जोग्राफिकल फैक्टर हो गया, एक्सेस टू गुड मैनेजमेंट, कैपिटल, गवर्नमेंट पॉलिसीज़, एनवायरनमेंट। अब यहाँ से आपका लॉन्ग क्वेश्चन रेडी हो गया। एक्सप्लेन द फैक्टर विच अफेक्टिंग द लोकेशन ऑफ एन इंडस्ट्री, राइट। हेडिंग इंट्रोडक्शन के साथ फिर पहले आप हेडिंग देंगे जोग्राफिकल फैक्टर, इनको एक्सप्लेन करेंगे जोग्राफिकल फैक्टर्स को, फिर नॉन जोग्राफिकल फैक्टर हेडिंग देंगे, फिर आप इन चारों पॉइंटों को एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। इस तरह से आपके 9 पॉइंट्स हो जाएंगे। अगर डिफरेंट क्वेश्चन आ जाता है ओनली एक्सप्लेन द जोग्राफिकल फैक्टर, तो केवल आप जोग्राफिकल फैक्टर को एक्सप्लेन करेंगे। नॉन जोग्राफिकल फैक्टर आ जाता है तो आप सिर्फ इसको एक्सप्लेन करेंगे। और सिंपल आ जाता है एक्सप्लेन द फैक्टर अफेक्टिंग द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री, तो कंप्लीट 9 पॉइंट एक्सप्लेन होंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। क्लासिफिकेशन किस तरह से किया गया। अभी इंडस्ट्रीज देखो वही हैं, इनका क्लासिफिकेशन टाइम टू टाइम चेंज होता रहेगा। इंडस्ट्री वही है, ध्यान से सुनना, इंडस्ट्रीज वही हैं, लेकिन इनका क्लासिफिकेशन उन इंडस्ट्री को कैटेगरी वाइज अलग अलग तरीके से क्लासीफाई किया गया है। जैसे फर्स्ट साइज़ के बेस पर, अगर उन इंडस्ट्रीज़ को हम साइज़ के अकॉर्डिंग बात करें तो हमारी 3 तरह की इंडस्ट्री आती हैं, हाउस होल्ड और कॉटेज इंडस्ट्री, सेकंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, थर्ड लार्ज स्केल इंडस्ट्री। साइज़ के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं हम सबसे पहले। तो कॉटेज इंडस्ट्री कौन सी हैं, जो घरों के अंदर नॉर्मली वर्क होता है, नॉर्मली रॉ मटेरियल लेकर उसको एक वैल्यूएबल थिंग्स के अंदर कन्वर्ट करते हैं। जैसे जूट इंडस्ट्री हो गया, टोकरी बनाना हो गया, चटाइयाँ बनाना हो गया, ठीक है, बुक बाइंडिंग हो गया, ठीक है, ये सारा काम आपका आता है कॉटेज इंडस्ट्री। इसके अंदर स्मॉल इन्वेस्टमेंट की नीड होती है और घर के जो मेंबर ही हैं एज ए लेबर वर्क करते हैं, बाहर के लेबर की नीड नहीं होती है। इससे जो तैयार माल होता है वो आपका लोकल मार्केट के अंदर सेल किया जाता है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कॉटेज इंडस्ट्री से कुछ बड़ी, इसके अंदर कंपेयर टू कॉटेज इंडस्ट्री ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होता है, ठीक है। रॉ मटेरियल लोकल मार्केट से अवेलेबल किया जाता है, अगर वहाँ से अवेलेबल नहीं होता तो बाहर आउटसाइड से भी मंगाया जाता है। इससे जो तैयार प्रोडक्ट्स होते हैं वो आपके नेशनल और इंटरनेशनल मार्केट के अंदर भी सेल किए जाते हैं, ठीक है। इसमें मशीनों से काम होता है। कॉटेज इंडस्ट्री में आपका हाथों से काम किया जाता है, मैक्सिमम नॉर्मल टूल्स का यूज़ किया जाता है, लेकिन स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में मशीनों का यूज़ किया जाता है। फिर आती है लार्ज स्केल इंडस्ट्री। लार्ज स्केल इंडस्ट्री यूजेज हैवी मशीनरी विच इज़ ड्राइवन बाय पावर। लार्ज स्केल इंडस्ट्री नाम से ही क्लियर है, लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन किया जाता है, इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा हैवी होता है, ज़्यादा लेबर्स की नीड होती है, रॉ मटेरियल नेशनल और इंटरनेशनल मार्केट से ऑब्टेन किया जाता है और इससे तैयार प्रोडक्ट को आप नेशनल और इंटरनेशनल मार्केट दोनों में इसको सेल करते हैं और क्वालिटी के ऊपर ध्यान दिया जाता है। बेटर क्वालिटी गुड्स आर प्रोड्यूस इन लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है डिफरेंस बिटवीन, अब इसी से रिलेटेड, कॉटेज इंडस्ट्री एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। एक क्वेश्चन आपका हो गया यहाँ से, राइट डिफरेंस बिटवीन कॉटेज इंडस्ट्री एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। और नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया आपका, राइट डिफरेंस बिटवीन स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एंड लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। आज के क्लासिफिकेशन आपने कौन सा किया है, साइज़ के अकॉर्डिंग। तो अब यहाँ तक ये क्वेश्चन करेंगे और बाकी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।